नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम लोग प्राचीन इतिहास को देख रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने लगभग 8 भाग कंप्लीट कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बौद्ध धर्म कल किए थे और आज हम उसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे हमारे चीज़ें सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? ठीक है, विनय पिटक, जात कथाएं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, तीनों पिटकों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यह है आपका सुत्त पिटक में है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, शील समाधि संग, सत्य अहिंसा करुणा, बुद्ध धम्म और संघ। तो त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है बुद्ध धम्म और संघ से जोड़कर आता है। अगला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है लेकिन कठिन है नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बुद्ध धर्म में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बुद्ध भिक्षुकों के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। दोस्तों ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और यह प्रश्न आपका सही उत्तर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का क्या होता था? अवसर होता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अशोका। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चलिए देखते हैं। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पाटलिपुत्र। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राजगीर। अगला विकल्प है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा, थाईलैंड के लोगों के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप लोग 2 सेकंड में। तो सही उत्तर होगा आपका जापानियों के द्वारा। अगला है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऋग्वेद में इसका सबसे पहले क्या हुआ वर्णन मिला है। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा या कुशीनगर और सांची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सांची। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रश्न जो आपके सामने आया था उसका विकल्प नहीं था, क्योंकि ये विवादित प्रश्न था, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया है। अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित है आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांत है। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बुद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांत से। ठीक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है तो यह किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। जो हम लोग बुद्ध पढ़ रहे हैं इसलिए आप सही कर लेंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए अलग से प्रश्न तो थोड़ा सा आपके लिए ये क्या होगा, कठिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को और विवेकानंद जी को।
तो एशिया के ज्योति पुंज के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जाना जाता है गौतम बुद्ध जी को। अगला है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप लोग उत्तर। बुद्ध, जैन, चार्वाक और न्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है वह बुद्ध से संबंधित है। अगला है सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। द लाइट ऑफ एशिया पर आधारित है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर और अभिधम्म पिटक पर। तो यह लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है ये ललित विस्तार पर क्या है, संबंधित पुस्तक है। ठीक है जी हाँ। अगला हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। हिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। ठीक है ना, तो स्तूप पूजा का तो विरोध था ही। जाति रहित समाज का मौलिक अंतर कौन सा है, तो है देवी देवताओं की पूजा। इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। अशोक, कनिष्क, हर्ष और अगला विकल्प है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध और शिव। ठीक है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया और वो थी आपकी बुद्ध। लोगों को लगता है शिव, लेकिन यह सही नहीं है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो अब देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अपने आप निकल के आ रहा है। बौद्ध धर्म ने क्या की थी, मूर्ति पूजा की नींव रखी। ठीक है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। ठीक है, तो प्रथम धर्मोपदेश की बात हो रही है तो वो क्या होगा, आपका धर्मचक्र से संबंधित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, तो होगा आपका कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है, अगला विकल्प है, प्रश्न की तरफ चलते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान को विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती से क्या है, आवाहन है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और अगला विकल्प है आपका कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी क्या है, सही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। मार्स जो है यहाँ पर देखिए, मार का जो शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पे कामदेव से लिया गया है। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। काम दृष्टि, काम, ठीक है ना, ये काम से संबंधित है और आप तुरंत ही इसका सही उत्तर होंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति वो आपकी गुप्त काल से क्या है, संबंधित मूर्ति है। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो अभी आपने इसका उत्तर पढ़ा और उसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है और यह है गुप्त काल से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया।
ठीक है ना, मतलब उनके मतों का प्रसार कम किया। तो चलिए देखते हैं, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये होंगे पुष्यमित्र शुंग ने इनका विस्तार नहीं किया। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो दोस्तों ये विकल्प तो एकदम सही है। महात्मा बुद्ध पर महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन हैं दोनों सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आ गया है ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। पहला है लोथल। लोथल क्या है? प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये हम लोग पढ़े ही हैं। सारनाथ, सारनाथ क्या होगा? इसका एक सही सुम्मिलित है, तो ये भी सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ चिन्ह, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, यह सही है कि नहीं? यह भी सही है। ठीक है, तो राजगीर अशोक, यह क्या होगा? आपका गलत विकल्प होगा। तो मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, 1, 2 और 4 ही सही है, और यह विकल्प क्या हो गया? आपका गलत हो गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी और मैत्रेय, तो उनको जाना जाता है पद्मपाणी नाम से। ठीक है, अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ठीक है, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणी। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भावी बुद्ध जो जन्म लेंगे वो हैं आपके मैत्रेय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है ना, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि ये सिविल्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, चलिए देखते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत में हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो यह तो एकदम गलत हो गया, केंद्रीय संकल्पना नहीं है। ठीक है, तो एक गलत हो गया। अब चलिए देखते हैं कि एक से हम कितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो यह तो एकदम सही है। ठीक है, तो 2-2 इसमें दोनों भी है। आगे देखते हैं, अब तीसरा डिसाइड करेगा कि सही कौन सा है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो हाँ ये भी सही होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही विकल्प इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है। ठीक है, तो चलिए अब इसका सही उत्तर आप लोग देखिए। थोड़े से प्रश्न कठिन है, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ सरल प्रश्न भी इसमें डाले जाएंगे, लेकिन ये सब आए हुए प्रश्न इस बात एक बार आप इनके उत्तर जरूर देख करके जरूर जाइएगा। तो सही उत्तर होगा आपका अजंता में है। अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। पीतलखोरा में, जुनार में, कारले में, बेडसा में। ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कारले का प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में क्या हो चुका है, पूछे जा चुका है। ठीक है ना, और जहाँ तक आप देखेंगे इसका, आप नेट पे जाके फ़ोटो देखेंगे, एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में,
कन्हेरी में और कार्ले में। ठीक है, तो 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन मिलता है कन्हेरी में मिलता है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? शायद महाराष्ट्र में है। अगला है, प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। ठीक है, आपके सामने ये प्रश्न है। तो दोस्तों जो भेजा गया था नागार्जुन जी को। ठीक है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? बहुत अच्छा प्रश्न है। शून्यता के सिद्धांत, तो वो थे आपके नागार्जुन। ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा इनको। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, आपको देखना है योगाचार, वैभाषिक, माध्यमिक, सौत्रांतिक। ठीक है, तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो वो शायद थे माध्यमिक। ठीक है, माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, उज्जैन और गिरनार। तो विकल्प ही ऐसे दिए हुए हैं, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? विक्रमशिला। ठीक है, अगला है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। और वल्लभी जो विश्वविद्यालय है वो आपका गुजरात में क्या है? स्थित है। ठीक है ना, ये आपका यूपीपीसीएस किसमें आरओ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, पाल काल में? ठीक है ना, तो जल्दी बताइए आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय तो है आपका गुप्त काल में। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ जाके देख लीजिएगा कि कौन ने किया था, कुमारगुप्त प्रथम में किया था कि द्वितीय ने किया था, तो आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका टास्क है। चलिए देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, देखिए मैंने पढ़ा और प्रश्न आ ही गया कुमारगुप्त, लेकिन आपको मैंने एक टास्क दिया है ना, प्रथम और द्वितीय, आप जाके देखिएगा कि प्रथम है कि द्वितीय है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और रसायन विज्ञान के लिए। ठीक है ना, तो सही उत्तर आप लोग के पास 2 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप बता ले जाएंगे, और सही उत्तर होगा आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित था। ठीक है, अगला है कूट वाला, अब मैं ऊपर का नहीं पढ़ूंगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। हाँ ठीक है, जब सल्तनत काल आती है ठीक हो जाता है। अगला देखते हैं, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। हाँ ये भी एकदम सही है, इसका मतलब दोनों विकल्प सही है, और क्या कहते हैं RA की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का पतन तभी होता है जब उसका सपोर्ट होना मिलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब लोगों को सपोर्ट कम मिलता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे ज़्यादा दिन हो जाता है तो वो समस्याएं बढ़ती और चीज़ें समाप्त होती चली जाती हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक नया प्रश्न आपके सामने है। ठीक है ना, तो हेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है? यह विख्यात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह भी आपका क्या है कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। तप और भोग की अति का परिहार, क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तप और भोग की अति का परिहार, ठीक है, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें कई उत्तर क्या होगा। तप और भोग की अति का परिहार, तो ये तो था ही नहीं ऐसा, तो यह विकल्प तो एकदम गलत हो गया। आप देखते हैं कि एक हमको पता है, बाकी हमको कोई पता है नहीं है, तो एक इसमें है तो यह एलिमिनेट हो गया, एक इसमें ये भी एलिमिनेट हो गया, एक इसमें है ये भी एलिमिनेट हो गया। बस का मतलब अगर सही होगा तो यही विकल्प सही होगा। ठीक है ना, बाकी अगर मुझे तीनों नहीं पता है तब भी हम देख रहे हैं
मिला ना क्वेश्चन आपको ऐसा? कभी कभार आपके 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन या 150 को जैसे भी पेपर होते हैं वहाँ पर आपको 5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका एक विकल्प सही है तब भी आप उस प्रश्न का सही उत्तर क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मुझे लगता है कि इसी तरह का है कि जैन और बौद्ध में कौन से समान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तप और भोग के ये गलत हो गया और बाकी एक गलत हुआ। तो देख रहे हैं ये लगातार देखिए पूछे गए प्रश्न है। एक पूछा गया है कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन में और फिर उसके ही कुछ दिनों बाद यह प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में अपने क्या रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यह एक नॉर्मल प्रश्न किसी दूसरे का आ गया है, लेकिन चलिए हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सही होगा किष्किंधा कांड। ठीक है, तो आज की सीरीज़ को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बौद्ध धर्म में और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए हैं, उनको हम लोग कल लेके आएंगे और जैन को लेके आएंगे और महाजनपद को। यह अभी हमें लगता है कि 1 या 2 वीडियो और आपके लगेंगे। तो यह आपका एक मेजर पोर्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध जैन वाला और महाजनपद वाला समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गुप्त काल में मौर्य काल में क्या करेंगे? एंट्री करेंगे और जो बेसिक क्वेश्चन है उनको देखते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय दोबारा आपको बीच प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।